हाय गाइस, मैं यश सर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का पार्ट सेकेंड। इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए जो है इसका पार्ट फर्स्ट आप जरूर देखें। आज हम बात करेंगे सबसे पहले संक्षारण की। संक्षारण को गाइस इंग्लिश में करोजन कहते हैं। तो क्या है संक्षारण? कोई भी धातु हो, जब धातु को खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो उसकी जो चमचमाती धात्विक सतहें हैं वो धुंधली हो जाती हैं। जैसे लोहा की कोई वस्तु हो, उस लोहे की वस्तु को हम बाहर छोड़ दें तो कुछ दिन बाद पाते हैं कि उसके ऊपर जो है एक परत सी चढ़ गई है, लाल भूरी परत सी चढ़ गई है। इसको लोहे पर जंग लगना के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से जो है जो तांबे के बर्तन होते हैं, उन बर्तनों पे जो है कुछ समय बाद जो है हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिसको कॉपर कार्बोनेट कहा जाता है। उसी तरह से जो चांदी के आभूषण हैं या चांदी के बर्तन हैं, उस पे भी कुछ समय बाद से जो है काले रंग की एक परत चढ़ जाती है, जो कि सिल्वर सल्फाइड होती है। तो इन धातुओं पे जो है ये परत चढ़ने की जो प्रक्रिया है, परत जमने की जो प्रक्रिया है, इसी को संक्षारण कहा जाता है। तो संक्षारण का डेफिनेशन क्या होगा? संक्षारण ऐसी रासायनिक अपक्रिया है या प्रक्रिया है जिसमें धातुएं नमी, वायु या अम्ल के साथ अपक्रिया करके अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है। उसके बाद से हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता क्या है, व्हाट इज रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी के बारे में बात की जाए तो आपको पता है गाइस कि वसा तथा तेल से बने हुए जितने भी भोजन हैं उनके ऊपर जो उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव है पड़ता है, वहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। जब ऐसे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रख दिए जाते हैं तो उपचयन की प्रक्रिया के कारण जो है इनके अंदर अरुचिकर गंध आ जाता है, जिससे उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है कि खाद्य पदार्थों में जो उपस्थित वसा है या तेल है वो हवा, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर उसके द्वारा उपचयित हो जाता है, जिससे खाद्य पदार्थों में अरुचिकर गंध आ जाती है, उसका स्वाद जो है बिगड़ जाता है, खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, यानी खाने योग्य नहीं रहते हैं। इसी स्थिति को जो है विकृत गंधिता या विषायंधता के नाम से जाना जाता है। यानी इसको भोजन को दुर्गंधित होना भी कहते हैं, और मैं जहां हूं इसको भोजन को खराब होना भी कहते हैं, बासी होना भी कहते हैं। और मैं जहां हूं यहां हम लोग बोलते हैं कि खाना जो है या भोजन जो है अरुआ गई बा, इन भोजपुरी में। तो विकृत गंधिता के बारे में बात की जाए तो विकृत गंधिता का डेफिनेशन क्या होगा? वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। अब वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि भाई उससे तो बना के खाना ही है हम लोग। वसा से और तेल से बने हुए ही खाद्य पदार्थ हमको लेने हैं, सब्जी बनाना है या जो चीज आपको लेना है। फिर क्या करना होगा इसके लिए? तो इसके लिए जो है बचाने के लिए भोजन को कुछ सामान्य विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रतिउपचायक जो हैं, एंटीऑक्सीडेंट से उसको रोका जाता है कि जल्दी वो खराब ना हो। यानी प्रतिउपचायक जो है उसको खराब होने की क्रिया कम कर देते हैं, उपचयन की क्रिया कम कर देते हैं। तो प्रतिउपचायक में जैसे कि हम खाना को जो है फ्रीज में रख देते हैं, या खाना को जो है ऐसे बर्तन में रखते हैं जहां वायु न जाए, वायु रोधी बर्तन में रख दिया जाता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में भी उपचयन की क्रिया कम होती है, तो उस तरह से भी भोजन को हम रखते हैं। भोजन को जो है वो जल्दी खराब ना हो, उससे बचाने के लिए जो है प्रतिउपचायक के रूप में BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल का भी प्रयोग किया जाता है, या BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन का भी उपयोग किया जाता है। इसको जब BHA या BHT को भोजन में मिला देते हैं तो जो
भोजन में उपस्थित वसा या तेल हैं वो आसानी से उपचयित नहीं होते हैं। या खाद्य पदार्थों को जो है जब बर्तन में पैक कर देते हैं, जैसे फ्रिज में हम रख देते हैं, तो फ्रिज में रखने से क्या होगा, फ्रिज में रख देंगे तो रखने के बाद से जो है कुछ ज़्यादा समय तक चल जाता है। या वायुरोधी बर्तन में रख देते हैं, प्रकाश से दूर रख देते हैं। फ्रिज में चूंकि तापमान आपको पता है कि कम होता है, तो फ्रिज में रखने से उपचयन की प्रक्रिया कम हो जाती है। प्रकाश की अनुपस्थिति में भी उपचयन की प्रक्रिया कम हो जाती है। और जब वायुरोधी बर्तन में हम रखते हैं तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण उपचयन मंद हो जाता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। आपने अक्सरता देखा होगा कि जो चिप्स का पैकेट है उसमें कोई ना कोई गैस आपको दिखेगा कि भाई इतना फूला हुआ क्यों है। कुछ लोग अज्ञानतावश कहते हैं कि अरे भाई इसमें हवा ज्यादा बेच रहा है, सामान तो कम ही बेच रहा है, सामान तो है ही नहीं। एक्चुअली गाइस होता क्या है कि उसको खराब होने से बचाने के लिए, उपचयित होने से बचाने के लिए जो है उसके जो चिप्स या कुरकुरे या जो भी चीजें होती हैं उसके अंदर जो प्लास्टिक की जो थैली होती है उसके अंदर के ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे कि कुछ दिनों तक जो है उस चिप्स का स्वाद खराब नहीं हो पाता है। उसके बाद हम लोग दहन के बारे में जानेंगे। कंबशन क्या है? देखिए गाइज, दहन का सिंपली अर्थ होता है, दहन को वैसे क्लास 8 में भी आप पढ़े होंगे, दहन का सिंपली अर्थ होता है जलना। और जो पदार्थ जले उस पदार्थ को जो है दाह्य पदार्थ कहते हैं, और जो नहीं जले उस पदार्थ को अदाह्य पदार्थ कहते हैं। तो जलने वाला पदार्थ कौन कौन सा है? कार्बन है, मोमबत्ती है, लकड़ी है, कोयला है, सल्फर है, मैग्नीशियम है। ये दाह्य पदार्थ है जो जलते हैं। नहीं जलने वाले जैसे ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, बालू है, मिट्टी है, ये जो है अदाह्य पदार्थ हैं, अदहनशील पदार्थ हैं जो जलते नहीं हैं। और एक चीज और जानना पड़ेगा आपको, जिस न्यूनतम ताप पर कोई चीज जलना शुरू कर दे उस न्यूनतम ताप को जो है ज्वलन ताप कहा जाता है। उसको ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप कहते हैं, उसको इग्निशन पॉइंट कहा जाता है। ज्वलन ताप जो है किसी भी पदार्थ के, किसी भी दाह्य पदार्थ की प्रकृति और उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। तो दहन है क्या? व्हाट इज कंबशन? दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। मैक्सिमम पदार्थ जो हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलते हैं। कुछ अपवाद में ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कार्बन जो है इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश बनेगा। सल्फर को भी जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश बनेगा। मैग्नीशियम को नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलाते हैं। ये हाइड्रोजन को क्लोरीन की उपस्थिति में जलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक बनता है, ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्राइट बनता है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ये देखिए C25H52, C25H52 को पेंटाकोसेन कहते हैं। ये मोमबत्ती का रासायनिक सूत्र होता है। तो मोमबत्ती को क्लोरीन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी दहन होते हैं और कुछ अपवाद में नाइट्रोजन, क्लोरीन की उपस्थिति में भी जो है दहन की क्रियाएं होती है। अब सवाल खड़ा होता है दहन के लिए, अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, दहन के लिए आवश्यक शर्त कौन कौन से हैं। तो दहन के लिए आवश्यक शर्त की बात करें तो सबसे पहले दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी जलाने वाला पदार्थ होना चाहिए। अब किसी चीज को जलाना है तो ईंटा रख के जलाएंगे, दहनशील पदार्थ होना चाहिए, लकड़ी होना चाहिए, कागज होना चाहिए, कोयला होना चाहिए, जो भी चीजें हैं, डीजल, पेट्रोल, व्हाटएवर आप जलाना चाहते हैं वो होना चाहिए। दूसरा चीज, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। यदि वो पदार्थ ऐसा है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा तो वहां ऑक्सीजन होना चाहिए। यदि कोई पदार्थ
ऑक्सीजन के अभाव में भी जल सकता है। जैसे मैग्नीशियम को देखा हमने नाइट्रोजन के साथ जलता है, तो नाइट्रोजन होना चाहिए। और तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप की प्राप्ति का मतलब है कि जिस ताप पर वो दहनशील पदार्थ जलने लगे। अब इतना मोटा आप लकड़ी का बोटा ले लिए हैं और उसको माचिस की तीली से जलाइएगा तो क्या वो जल पाएगा? आप कहेंगे कि सर ये मोटा लकड़ी है, ये दहनशील पदार्थ है और यहाँ ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, फिर जल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वह अपने ज्वलन ताप को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। उसको जलाने के लिए उसके प्रकृति के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से जो है उसको ज्वलन ताप देना होगा, तब जाके जो है वो जलेगा। कोई भी पदार्थ जब जलता है उसके बाद से जो आग की लपटें निकलती है, जो लौ निकलती है, उसको ज्वाला के नाम से जाना जाता है। आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा कि मोमबत्ती के ज्वाला के जो है वो मुख्यतः 4 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन? नीला क्षेत्र होता है, काला क्षेत्र होता है, दीप्त क्षेत्र होता है, अदीप्त क्षेत्र होता है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये मोमबत्ती है और ये सबसे नीचे नीला क्षेत्र है, फिर काला क्षेत्र है, ये दीप्त क्षेत्र है और ये अदीप्त क्षेत्र है। इस तरह से मोमबत्ती के ज्वाला के जो हैं वो 4 क्षेत्र होते हैं। मोमबत्ती को अभी मैंने बताया कि गाइस मोमबत्ती का जो रासायनिक सूत्र होता है C25H52 होता है। इसका रासायनिक नाम पेंटाकोशेन होता है। मोमबत्ती एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो मोमबत्ती में हाइड्रोजन होता है और कार्बन, हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। तो मोमबत्ती जो है एक हाइड्रोकार्बन है, यानी ये हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण है। यह एक्चुअली मोम का बना होता है, जिसके बीच में एक धागा जो है पिरोया हुआ रहता है, डाला हुआ रहता है। जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम जो है पिघलकर धागे के सहारे ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ने के बाद से जो है वो वाष्प में बदलने लगता है और वाष्प जो है वो वायु में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है। उसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होता है। कभी आपने देखा होगा या आपने अक्सर फील किया होगा कि जब आप मोमबत्ती को ऐसे आप नीचे करते हैं तो वो पटपट की आवाज के साथ जलता है, या ऐसे ही जलता हुआ मोमबत्ती पटपट की आवाज के साथ जलता है। तो एक्चुअली हाइड्रोजन का नेचर ही वही होता है, हाइड्रोजन पटपट की आवाज के साथ ही जलता है। तो यहां हाइड्रोजन ही जो है वो पिघलने के बाद से वाष्प में बदल जाता है और वाष्प वायु में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है। जब जो है मोम ऊष्मा पाकर वाष्प के रूप में रहता है तब वह भाग जो है नीला क्षेत्र कहलाता है। सबसे नीचे का भाग जब ऊष्मा पाकर वो वाष्प के रूप में रहता है तब उस भाग को जो है नीला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहां दहन की क्रिया नहीं होती है क्योंकि यहां पे जो वाष्प होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है, वे नहीं आ पाते हैं। इस क्षेत्र का जो यहां है, इस क्षेत्र का जो ताप है वो ताप बहुत कम होता है। इस क्षेत्र में, ज्वाला के इस क्षेत्र में यदि माचिस की तिल्ली आप लेके जाते हैं तो वहां माचिस की तिल्ली नहीं जलेगी। उसके बाद से जो धागे का ऊपरी भाग है जहां पे मोम ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वह काले रंग का क्षेत्र होता है। यहां मोम के बिना जले हुए कण होते हैं, कार्बन कण रहते हैं, वो काला होता है, ब्लैक होता है। यहाँ मोम के बिना जले हुए कण होते हैं। दीप्त क्षेत्र जो होता है वो अपूर्ण दहन का क्षेत्र है क्योंकि यहां ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में मिलता है। यानी दीप्त क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है। यहां दहन होता है, यहां जलता है, लेकिन पूर्णतः नहीं जलता है क्योंकि यहां भरपूर ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पे अपूर्ण दहन का एक क्षेत्र होता है। तो अपूर्ण दहन के क्षेत्र होने के कारण जो है इसका जो रंग होता है
इसका जो भाग होता है वो पीला कलर का दिखाई देता है। इस क्षेत्र में जो है ज्वाला का ताप मध्यम होता है और जो अदीप्त क्षेत्र होता है मोम का, वो पूर्ण दहन का क्षेत्र होता है और यहाँ पे ज्वाला का ताप सबसे अधिक होता है। यहाँ पे प्रकाश जो है बहुत कम होता है और ज्वाला का जो ताप होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है और यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में मिलती है, तो इस तरह का होता है यहाँ पे। उसके बाद से हम बात करेंगे अगला जो टॉपिक है हम लोग का गैस इस चैप्टर का, ये संचारण हो गया, विकृत गंधता हो गया, दहन हो गया, दहन के लिए आवश्यक शर्त हो गया, ये ज्वाला के क्षेत्र हो गए। अब हम बात करेंगे एलपीजी। एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो इसके बारे में बात करें हम लोग, जो ये जो है एलपीजी जो है खाना बनाने में, हमारे रसोई घर में खाना बनाने के ईंधन के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10, ये 3 गैसों का ये मिश्रण होता है। लेकिन एलपीजी में मुख्य रूप से जो है ब्यूटेन होता है। यह जो है प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम के प्रवाही आंसुओं से प्राप्त किया जाता है एलपीजी, और मध्यम दाब पर जो है इसको आसानी से गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदल दिया जाता है और इसको लोहे के सिलेंडरों में भरकर जो है उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है और उसका हम लोग उपयोग करते हैं। ये गैस होता है, लेकिन चूंकि यहाँ प्रेशर के कारण, दबाव के कारण, दाब के कारण जो है ये द्रव अवस्था में परिवर्तित रहता है, इसीलिए इसको द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के नाम से जाना जाता है। जो गैस का सिलेंडर होता है, वो सिलेंडरों का जो बल्ब होता है जहां से हम खोलते हैं, वहां से जब खोला जाता है तो दाब घट जाता है। दाब घटने के कारण जो द्रव अवस्था में होता है वो पुनः वाष्पित होकर गैस के रूप में जो है पाइप के माध्यम से चूल्हा तक पहुंचता है और वहां पे जो है नीली लौ के साथ जलता है। 1 ग्राम एलपीजी को जलाने में 55 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें जो है गैस की रिसाव का पता लगाने के लिए कि कहीं एलपीजी रिस तो नहीं रहा है, उसका पता लगाने के लिए एक बहुत ही तीव्र गंध वाली एक गैस मिला दी जाती है जिसका नाम है एथाइल मरकैप्टन C2H5SH। ये बहुत गंधयुक्त गैस होती है, इसको मिला दी जाती है। तो जब कभी भी गैस का रिसाव होता है तो हमको आसानी से पता चल जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है, क्योंकि दुर्गंध उसका चारों तरफ फैल जाता है। और जब भी गैस का रिसाव हो तो तुरंत जो है सिलेंडर को खुले स्थान में लेके चला जाना चाहिए और जो भी उसके सुरक्षात्मक तरीके हैं उसको अपनाना चाहिए। आप अपने घरों में खाना बना रहे हैं तो आपके गैस सिलेंडर जहां रखा हुआ वहां एक बाल्टी में पानी और एक जो चटाई वाला बोरा होता है वो भीगा हुआ हमेशा अवस्था में होना चाहिए। जब भी वहां रिसाव हो या आग की लौ जाए तो तुरंत उसको चारों तरफ से लपेट देना चाहिए। उससे ऑक्सीजन का जो है वहां पे आगमन जो है यानी ऑक्सीजन का संपर्क उससे टूट जाएगा और जो है वहां से गैस जो आग पकड़ लिया है वो बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हमेशा सुरक्षात्मक तरीके अपनाने चाहिए। जब भी आपको रिसे तो तुरंत अपना गैस बंद कर देना चाहिए और इसकी सूचना तुरंत एजेंट को देनी चाहिए या उसको दुकान वाले के पास लेके जाना चाहिए। सिलेंडर को तुरंत पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए, खुले स्थान में ले जाकर रख देना चाहिए। तो आइए इस चैप्टर के सभी टॉपिक खत्म हो चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि बात करें कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। पार्ट 1 इस चैप्टर के पार्ट 1 में मैंने बताया था कि मैग्नीशियम धातु जो है सामान्यतः सामान्य ताप पर या नम वायु की उपस्थिति में अपने ऊपर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है।
जो कि मैग्नीशियम रिबन को, मतलब मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी परत पर जम जाता है और उसको जलने नहीं देता है। जब इसलिए उसको जलाने से पहले उसको सरेस पत्र या रेगमाल से साफ कर दिया जाता है ताकि वो आसानी से जल सके। उसके बाद से क्वेश्चन आता है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पदार्थ X का नाम और उसका सूत्र लिखो। तो आप जानते हैं कि पदार्थ X का जो नाम होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, बिना बुझा हुआ चूना। उसको जो है आप उसके विलयन का प्रयोग दीवारों की पुताई में करते हैं, उसका सूत्र होता है CaO। फिर है कि उसकी अवक्रिया लिखो कि क्या होता है, यानी जब वो कली चूना जो है उसको पानी में घोला जाता है तो क्या होता है। तो आप लिख सकते हैं कि CaO को जो है जब पानी में घोला जाता है तो CaOH द होल ट्वाइस का निर्माण होता है। और उसके बाद से जो है यहाँ आप जिस पात्र में उसको डालते हैं वो पात्र गर्म हो जाता है तो यहाँ जो है हीट रिलीज होने का काम होता है। उसके बाद से क्वेश्चन आता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। आप जानते हैं कि लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील होने के कारण वो कॉपर को जो है उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और खुद उस जगह को ले लेता है, जिससे फेरस सल्फेट का निर्माण होता है। और फेरस सल्फेट का रंग जो होता है वो हरे रंग का होता है और कॉपर सल्फेट का नीला रंग का होता है। तो फेरस सल्फेट बनने के कारण जो है उस विलयन का रंग बदल जाता है। उसके बाद से आप पढ़ चुके हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है और किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में आपको बताए थे हम कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और द्रव्यमान संरक्षक के नियम का पालन करने के लिए ही किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। फिर उसके बाद से बात है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो सिल्वर के किया जाता है तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से जो है तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इस सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित करने के लिए जो है यहाँ पे कॉपर डाला जाता है। तो कॉपर को जब डालते हैं तो क्या होता है, तो कॉपर को जब डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट में तो वो सिल्वर से ज्यादा कॉपर क्रियाशील होता है। फलतः वो क्या करता है कि कॉपर नाइट्रेट बना लेता है और कॉपर नाइट्रेट बना लेता है और सिल्वर जो है उस पर चढ़ जाता है, उसकी परत चढ़ जाती है। तो सिल्वर अलग हो जाता है और कॉपर जो है नाइट्रेट वो अलग हो जाता है। इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, डबल ठीक। ये क्रिया होती है, बैलेंसिंग सिखाऊंगा मैं अगले वीडियो में। इसके बाद से है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो भूरा रंग का चमकदार तत्व है और जब उस तत्व को Y की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वो जो है काले रंग का हो जाता है। तो जो भूरे रंग का जो चमकदार तत्व होता है गाइस वो कॉपर होता है। और जब कॉपर को जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वो ब्लैक काला हो जाता है। तो बना लेता है क्या, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर तो ये 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन के लिए बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड बनाने का काम करता है, जो कि कॉपर ऑक्साइड का जो रंग होता है वो काला होता है। इस टॉपिक में अभी तक जो भी क्वेश्चन बने हैं जो हम लोग पढ़े हैं उसको भी आप जरूर करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। थैंक यू।